औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीकॉम पार्ट 2, बेटा आज का जो हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक है वो एक न्यू चैप्टर है। इसके बारे में मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि सर आपने ये वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट नहीं करवाया इनकम फ्रॉम बिजनेस में। बेसिकली बेटा जो हमारे 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, किसी पर्सन की भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इन 5 सोर्सेज से इनकम को क्या करते हैं, चेक करते हैं, टोटल करते हैं। तो उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 ये हमारा थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है। और इसमें से एक बिजनेस में जो इनकम आती है वो किन किन ज़राए से इनकम कमाई जाती है, कौन कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, ये आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिजनेस की आगे सब कैटेगरीज है, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। तो आपकी बुक के मुताबिक बेटा ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये पेज नंबर 173 के ऊपर है। इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। द थर्ड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम विच अ पर्सन मे डिराइव इनकम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो तीसरी तरह का सोर्स है जिससे एक शख्स इनकम कमाता है उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात की हुई है कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, किसी भी तरह की तिजारत, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर आर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। यानी बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं आती, उसके अलावा कोई ट्रेडिंग हो रही है, कोई प्रोफेशन है, कोई वोकेशन, एक ही मतलब है, कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, ये सारा बिजनेस के अंदर आता है। अब बारी बारी हमने ये जो टर्म्स पढ़ी, ट्रेड पढ़ा, मैन्युफैक्चर पढ़ा, ठीक है, प्रोफेशन और वोकेशन पढ़ा, इनको हमने बारी बारी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रेड की बात करूं, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स आप लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और इंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट, कि हम मुनाफा कमाने के मकसद के लिए अशिया की खरीद और फरोख्त में मसरूफ रहते हैं, अशिया के लेन देन में मसरूफ रहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है कॉमर्स। कॉमर्स आपको पता है एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है कि जिसके अंदर गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो सारी कॉमर्स के ज़मरे में आती है। यानी क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त आप सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन देंगे जैसे कि ये थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है, फिर इस तरह ही बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और यही आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। फिर है जी कॉमर्स इज अ ब्रॉड टर्म and it includes not only buying and selling but also the services which are helpful in trade such as marketing, transportation, banking, insurance। क्योंकि कॉमर्स के अंदर ना सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग आती है बल्कि इसके अंदर मार्केटिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बैंकिंग हो गई और इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे जो है ये कॉमर्स के ज़मरे में आते हैं। क्योंकि ये सारी इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इदारे इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है जी मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के बारे में बेटा आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ को बनाना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर। इट मीन्स टू वर्क अपॉन समथिंग बाय हैंड और बाय मशीन इन ऑर्डर टू टर्न इनटू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। कि रॉ मटेरियल की शेप को अगर देखा जाए, उसकी शक्ल को देखा जाए, वो कुछ और होती है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती। जब आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। लाइक जब हम लकड़ी जो है वो एज अ रॉ मटेरियल है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब हम उस लकड़ी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक उससे शोकेसेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, फर्नीचर की आइटम्स बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद है जी प्रोफेशन। प्रोफेशन कहते हैं
अगर कोई शख्स अपनी जहानत को इस्तेमाल करके, जैसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स कहा जाता है, या कोई शख्स अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके कोई इनकम अर्न करता है, तो वो उसका प्रोफेशन है। लाइक टीचर प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, लॉयर प्रोफेशन है, ये सारे प्रोफेशंस आते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है, इनके अंदर जो है मेंटल स्किल्स को इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशनल स्किल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। If any income is derived through purely intellectual skill or through manual skill controlled by intellectual skill, it is called profession such as income of professor, doctor, lawyer, accountant, surgeons, etc. ये सारे बेटा आते हैं इसके अंदर प्रोफेशन और वोकेशन के अंदर। उसके बाद है जी वोकेशन। Vocation, it means the ability of a person to do some particular work generally by the application of a manual skills। कि एक शख्स वोकेशन के अंदर अपनी मैनुअल स्किल्स को इस्तेमाल करके, यानी अपने हाथों वगैरह की स्किल्स को इस्तेमाल करके, अपनी जिस्मानी स्किल्स को इस्तेमाल करके एक शख्स किसी चीज़ में अगर स्पेशलाइज हो जाता है, ख़ास महारत हासिल कर लेता है, तो उसे कहते हैं वोकेशन। लाइक सिंगर है, वो वॉइस के थ्रू स्पेशलिटी गेन कर लेता है, एक डांसर है वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स के थ्रू स्पेशलिटी गेन कर लेता है, और इसी तरह ब्रोकर है जो कि एजेंट होता है, जो मार्केट के अंदर दो पार्टीज की डीलिंग करवाता है, सेल और परचेज के रेलेवेंट से रिगार्डिंग सिक्योरिटीज की सेल और परचेज है, या और इस तरह की, ठीक है, सेल और परचेज है। और उसके बाद कारपेंटर, जिसे हम तरखान कहते हैं, ये जो खिड़कियां बनाता है, दरवाजे बनाता है, अलमारियां वगैरह बनाता है, उसकी भी अपनी स्किल्स होती है। हर पर्सन के साथ, हर पर्सन के पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स होती है। हालांकि होते कारपेंटर ही है, लेकिन कोई कारपेंटर अच्छा काम करता है और कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता है। उसके बाद है जी बेटा एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। अ ट्रांजैक्शन कैन बी टर्म्ड एज एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स or manufacture if some elements of a trade or business are present therein. It is not necessary for all elements to be present। कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, अगर उसमें सारे एलिमेंट्स नहीं भी मौजूद बल्कि कोई एक आधा एलिमेंट मौजूद है, जो हमने जितने पॉइंट्स पढ़े, तो उसे हम कहते हैं एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। उसके बाद है जी कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड। अ कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर आल्सो फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ये भी डेफिनेशन की बिजनेस का ही हिस्सा है, उसी के अंदर आती है। A concern in the nature of trade implies that it has an adequate degree of business organization for the purpose of carrying on an undertaking. The size of organization necessarily depends upon the character of the concern itself। Concern in the nature of trade का मतलब है कि कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी फर्म जो कि बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, यानी उस फील्ड के अंदर वो इन्वॉल्व है, वो क्या है, वो प्रॉफिट वगैरह गेन कर रही है, तो वो जितनी तरह की भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगी, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का मकसद भी क्या होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो इस हवाले से ये भी बिजनेस का ही हिस्सा है, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, अपनी स्किल्स वगैरह को यूटिलाइज करके, अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करके क्या किया जाता है, प्रॉफिट गेन किया जाता है। किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है या गेन है, अगर एक बिजनेस पर्सन, लाइक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस साल, जिस साल मैंने बिजनेस किया है, उस साल में किसी भी वक्त मुझे जो प्रॉफिट या गेन हुआ है, उस टैक्स ईयर के हवाले से मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, टैक्स देना मेरे लिए बनता है वो, क्योंकि मैंने इनकम जो कमाई है वो बिजनेस सोर्स से कमाई है, ठीक हो गया। चाहे वो टैक्स ईयर में किसी भी महीने में कमाई, आपको पता टैक्स ईयर जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में खत्म होता है। अगर आपने पहले 3 माह नहीं कमाई, आपने अक्टूबर नवंबर में कमा लिया है, नवंबर में भी नहीं कमाई, आपने अगले जो है ना मसलन जनवरी फरवरी में कमा लिया, तो आपने टैक्स ईयर में किसी भी लेवल के ऊपर अगर इनकम कमाई है प्रॉफिट और गेन के थ्रू, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स देंगे। उसके बाद है जी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर। अगर किसी भी बिजनेस ने इनकम डिराइव की है, चाहे गुड्स को सेल किया या सर्विसेज वगैरह दी है, ठीक है, उसके ऊपर भी, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस है, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका मकसद गुड्स को सेल करना होता है, गुड्स परचेज करते हैं सेल पर्पस के लिए, आगे उनको प्रॉफिट के ऊपर सेल करते हैं, या बिजनेसेस होते हैं जिनका मकसद होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, बिजनेसेस जैसे लॉ फर्म्स होती हैं, ठीक है, इस तरह और फर्म्स होती हैं जिन्होंने क्या करनी होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। कुछ ऐसी फर्म्स हैं जहाँ से आप जाके कोई भी लीगल सर्विसेज ले सकते हैं, लाइक वकालत की सर्विस ले सकते हैं,
इसके अलावा ठीक है आप डॉक्टर्स वगैरह की सर्विसेज ले सकते हैं उनके थ्रू। तो ऐसी फर्म्स जिनका मकसद ही यही होता है ठीक है, वो उनका जो प्रॉफिट वो अर्न करती है उसके ऊपर भी उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि वो भी उनका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आता है। उसके बाद है जी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ अ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर हमने कोई इनकम कमाई है, लाइक लोग रेंट के ऊपर आपको पता है गाड़ियां देते हैं रेंट के ऊपर, वो रेंटल इनकम होगी। वो जो गाड़ियां देते हैं किराए के ऊपर, एक एक गाड़ी दिन में देते हैं तो 2-2 ढाई हज़ार रुपए लेते हैं शादी वगैरह के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं जनरेटर वगैरह शादियों वगैरह पे किराए पे आते हैं ठीक है। उसके अलावा और जो ये मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर वगैरह किराए पे दिए जाते हैं शादियों पे, ये कुर्सियां वगैरह, तो ये टेंजिबल मूवेबल एसेट्स है ठीक है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, मूव करवाया जा सकता है। वो भी तो बिजनेस करते हैं, कैटरिंग भी बिजनेस है। जो कैटरिंग वाले हैं, कैटरिंग वाले इसके अंदर फॉल करते हैं। उसके बाद है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विसिटीज वेदर कन्वर्टेड इनटू मनी आर नॉट डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर एक बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉयर को ठीक है, किसी एम्प्लॉय को, सॉरी एम्प्लॉयर की बात मैंने की है, अगर एम्प्लॉय को उसके पिछले एम्प्लॉयर की तरफ से कोई बेनिफिट मिला है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एकेडमी के अंदर जॉब करता हूँ और अगर मेरे एम्प्लॉयर जैसे कि सर आमिर हनीफ साहब हैं, वो गाड़ी जो है वो मतलब बेचना चाहते हैं, उनकी गाड़ी है 3 लाख रुपए की, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि आप इस तरह करो, आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो तो मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। लेकिन उस गाड़ी की जो मार्केट के अंदर कीमत है वो 3 लाख रुपए है, लेकिन उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी है 2.5 लाख रुपए के अंदर। तो इसमें गालिबन मुझे नजर आ रहा है कि मुझे 50,000 रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, एक तरह का फायदा हो रहा है। ये जो फायदा हो रहा है ना, ये भी एक प्रॉफिट की काइंड है और इसके ऊपर भी टैक्स देना बनता है। फिर है कि मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कंपनी, मुडारबा कंपनी ठीक है। कई कंपनीज होती है जो मुख्तलिफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाती है। वो मैनेजमेंट कंपनी अपनी सर्विसेज के बदले में जितनी भी फी रिसीव करेगी वो भी उसकी क्या होगी, इनकम, क्योंकि वो कंपनी भी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। उसके बाद है जी एनी प्रॉफिट ऑन दैट डिराइव्ड बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज डिराइव सच इनकम। कोई भी शख्स ठीक है अगर वो क्या करता है प्रॉफिट ऑन डेट, कि उसने आगे बिजनेस भी वो साथ में कर रहा है, आगे उसने किसी को क्या दिया हुआ है, कर्जा दिया हुआ है और कर्जे के ऊपर क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ले रहा है ठीक है, जिसे नॉर्मली मार्कअप कहते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स देना बनता है। मैं फिर इसको पढ़ रहा हूँ, एनी प्रॉफिट ऑन डेट डिराइव्ड बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू डिराइव सच इनकम, वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू डिराइव सच इनकम। अगर किसी शख्स का काम ही यही है कि लोगों को कर्ज देना और कर्ज देने के बदले में लोगों से वो क्या करता है, सूद लेता है, प्रॉफिट लेता है, उस शख्स का कोई और बिजनेस नहीं है, लोगों को सूद के ऊपर क्या देता है, कर्जे देता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये जो छोटे छोटे बैंक है, जैसे तामीर बैंक है, ये जो आपका टेलीनॉर का ऑनर है उसका है और एक और बंदा है, ये उन दोनों की ऑनरशिप है। अब जब वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, इसका मतलब अगर उनका कोई और बिजनेस नहीं है, उनका बिजनेस ही यही है कि उन्होंने लोगों को कर्जे देने हैं और कर्जे देने के बदले में लोगों से क्या करना है, सूद वसूल करना। कश्यप फाउंडेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कश्यप फाउंडेशन वाले भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या करते हैं, कर्जे देते हैं और उन कर्जों के बदले में वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। उनका बिजनेस ही यही होता, कोई और बिजनेस नहीं होता। तो फिर ऐसे शख्स के लिए जब वो रिटर्न देगा तो रिटर्न उसकी उसी इनकम के ऊपर होगी जितना उसने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा। उसके बाद है जी वेयर अ लेसर बीइंग अ स्केड्यूल बैंक और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और अ development bank institution or mudarba or a leasing company have leased out any assets whether owned by it or not to another person, any amount shall be treated as income of said lessor। lessor वो होता है जो अपनी चीज क्या करता है, किसी दूसरे शख्स को इस्तेमाल के लिए देता है, लाइक किराए के ऊपर देता है। वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जब उसने अपनी कोई चीज, चाहे उसकी अपनी मलकियत है या किसी और की चीज, आगे किसी और को दे दी है, अगर बाजू का चीज अपनी मलकियत की नहीं होती, किसी और से ली, उसको कम प्रॉफिट दिया और आगे किसी और को
ज़्यादा मतलब प्रॉफिट के ऊपर दे दिया। मिसाल के तौर पर इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका कोई ठीक है किराए का मकान है जिसको आपने किराए वगैरह के ऊपर दिया हुआ है, उसके ऊपर जो आप क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। या लोग बिजनेस के अंदर मशीनरीज वगैरह भी लीज के ऊपर देते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो जो लीज के ऊपर दी है उससे जो इनकम जनरेट होगी वो भी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि उस कंपनी का, उस पर्सन का जो मेनली बिजनेस है वो है यही लीज के ऊपर चीजें देना। और जो लीज के ऊपर चीज देता है उसको लेसर कहते हैं, जो वसूल करता है उसे लेसी कहते हैं। आई होप बेटा कि ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। पिछले पॉइंट्स तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो तो वही है प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह, लेकिन जब चार्जेबल टू टैक्स वाले आप पॉइंट्स पढ़ेंगे इनको आपने एक मरतबा थॉरली रीड करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई पॉइंट होगा तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ बेटा।